एपिसोड 4 की शुरुआत प्रतियोगिता स्थल से होती है, जहां सब लोग इकट्ठा हैं। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर प्रतियोगिता का विषय घोषित करती है, फिलियल पाइटी, यानी माता-पिता के प्रति संतान का कर्तव्य और प्रेम। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि खाने में मुख्य सामग्री के तौर पर टोफू और डेनजांग, मतलब सोयाबीन का पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। जियंग ये विषय सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे जोसॉन की पारंपरिक भावनाओं को समझने में मुश्किल होती है। जियंग सोच में पड़ जाती है कि इस विषय पर क्या बनाया जाए। उसे अचानक अपने पापा की याद आती है, जो उसके लिए अक्सर डेनजांग पास्ता बनाते थे। उसे लगता है कि ये डिश फिलियल पाइटी को पेश करने का सबसे अनोखा और दिल से जुड़ा तरीका होगा। वो फैसला करती है कि वो यही डिश बनाएगी, क्योंकि ये उसके लिए उसके पिता के प्यार का प्रतीक है। प्रतियोगिता के दौरान राजा और उसकी दादी यानी ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर के बीच तनाव साफ दिखता है। रानी ताना मारती है कि राजा उस गुइनियो यानी जियंग के बहुत करीब हो गया है। राजा भी पलटकर जवाब देता है कि किसी को पहले से ही विजेता मान लेना जल्दबाजी होगी। उनकी बातचीत से पता चलता है कि ये प्रतियोगिता सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि महल की सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई बन गई है। राजा मन ही मन सोचता है कि उसने जियंग को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसके टैलेंट ने उसे बचाया है। फिर वो कॉन्सर्ट कांग को देखकर सोचता है कि वो देखेगा कि आखिर चीज़ें किसके हिसाब से चलती हैं। ये दिखाता है कि राजा जियंग को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो अपने असली दुश्मनों, खासकर कॉन्सर्ट कांग और उसके परिवार की ताकत को परख सके। प्रतियोगिता में जियंग को परेशान करने के लिए सीनियर बावर्ची एक गंदी चाल चलते हैं। वो सारा अच्छा टोफू और डेनजांग खुद ले लेते हैं और जियंग के लिए सिर्फ टूटा हुआ टोफू और बहुत कम मात्रा में डेनजांग छोड़ते हैं। वो जानबूझकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्रतियोगिता हार जाए। जब जियंग देखती है कि उसके पास मुख्य सामग्री नहीं है, तो वो परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र पालक यानी स्पिनिच पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये रानी की खराब सेहत के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो तुरंत अपना प्लान बदलती है और पालक को अपनी डिश में शामिल करने का फैसला करती है। जब जियांग को डेनजांग की कमी खलती है, तो यूनक यून, जो कॉन्सर्ट कांग का आदमी है, अप्रत्याशित रूप से उसकी मदद करता है। वो उसे बताता है कि शाही रसोई के पिछले आंगन में 3 साल पुराना डेनजांग रखा हुआ है। वो उसे वहां ले जाता है, जो दिखाता है कि शायद वो भी जियांग के टैलेंट से प्रभावित है, या फिर उसके अपने कुछ और इरादे हैं। सीन राजा के दरबारियों पर जाता है, जो प्रतियोगिता देख रहे होते हैं। अचानक मुख्य शाही सचिव इम सोंग जे, कॉन्सर्ट कांग का भाई, अपने पेट को पकड़कर दर्द से करहाने का नाटक करता है। वो कहता है कि उसे तुरंत आउट हाउस यानी टॉयलेट जाना है। उसका ये बचकाना ड्रामा देखकर बाकी दरबारी हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक होता है। प्रतियोगिता में सीनियर बावर्ची कुक मेंग और कुक इयम अपनी अपनी खास डिशेस यानी योआ मंडू यानी मछली के पकौड़े और योन पोतांग मतलब ऑक्टोपस और टोफू सूप बना रहे होते हैं। वो दोनों अपनी जीत को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं और जियंग का मजाक उड़ाते हैं। वो एक दूसरे को भी ताने मारते हैं, जिससे उनकी आपसी दुश्मनी साफ झलकती है। जियांग अपनी डिश बनाने की तैयारी में जुट जाती है। वो आटे में पालक का पेस्ट मिलाकर हरे रंग का आटा गूंथती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरबार में बैठी रानियां और अधिकारी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि ये कौन सी अजीब डिश है। वो जियांग की हरकतों को बेवकूफ़ी भरा बताते हैं, क्योंकि उसने सूखी सब्जी यानी पालक को ताज़ा इस्तेमाल किया था, जो उनके हिसाब से गलत था। राजा जियांग की तरफदारी करता है और कहता है कि उसे कुछ नया देखने की उम्मीद है, क्योंकि बाकी बावर्चियों की डिशेस का स्वाद तो वो पहले से ही जानता है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर ताना मारती हैं कि राजा को उस ग्वीनियो से बहुत उम्मीदें हैं। राजा जवाब देता है कि जीभ झूठ नहीं बोलती और स्वाद ही असली सच बताएगा। उनके इस बहस से साफ पता चलता है कि ये प्रतियोगिता अब जियांग के टैलेंट और राजा के फैसले का इम्तिहान बन गई है। आगे हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम जियांग को ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर की एक कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि रानी को बचपन से ही भूख कम लगती थी। उनकी माँ ने महल आने से पहले उन्हें आखिरी बार जो डेनजांग सूप खिलाया था, उसका स्वाद ताज़ा और दिलकश था, यानी फ्रेश एंड सेवरी। रानी आज भी उस स्वाद को याद करती हैं, लेकिन महल का कोई भी बावर्ची वैसा स्वाद दोबारा नहीं बना पाया।
ये कहानी सुनकर जियांग को एहसास होता है कि सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना काफ़ी नहीं होगा, उसे उस ताज़ा और दिलकश स्वाद को फिर से बनाना होगा जो रानी की यादों से जुड़ा है। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ देनजांग पास्ता शायद इस भावनात्मक चुनौती के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो एक बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। आगे इसी बीच सीनियर बावर्ची कुक इयोम और कुक मेंग के बीच बची हुई सामग्री को लेकर बचकाना झगड़ा हो जाता है। कुक इयोम कुक मेंग से थोड़े से हरे प्याज मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। उनका ये झगड़ा दिखाता है कि वो कितने छोटे दिल के हैं और जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जियांग अचानक अपनी जगह से उठती है और कहती है कि उसे एक और सामग्री की जरूरत है। वो प्रतियोगिता के बीच में ही बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना मना हो सकता था। आगे जियांग का ये कदम दरबार में एक नई बहस छेड़ देता है। कॉन्सर्ट काम इसका विरोध करती है और कहती है कि ये नियमों के खिलाफ है। वहीं राजा जियांग का पक्ष लेता है और एक और खतरनाक शर्त रखता है। ठीक है, इसे एक और सामग्री लाने दो, लेकिन अगर ये फिर भी हार गई तो हम इसका एक नहीं बल्कि दोनों हाथ काट देंगे। जियांग राजा की ये शर्त मान लेती है। वो जानती है कि अब उसकी जिंदगी और उसके दोनों हाथ दांव पर लग गए हैं। वो अपनी दोस्त गिलग्युम को उस गुप्त सामग्री को लाने के लिए भेजती है और उस पर पूरा भरोसा करती है। ये सीन जियांग के साहस और रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है। आगे गिलग्युम जब वो सामग्री लेकर लौट रही होती है तो कॉन्सेट कांग की भेजी हुई कोर्ट लेडी चूवल उस पर हमला कर देती है ताकि वो समय पर न पहुंच सके। गिलग्युम जख्मी हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। ये दिखाता है कि जियांग के दुश्मन उसे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जियांग अपनी डिश को एक अनोखा स्वाद देने के लिए देनजांग को सीधे आग पर जलाकर उसे एक स्मोकी यानी धुएं वाला फ्लेवर देती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो साबित करती है कि उसके पास हर मुश्किल का एक अनोखा हल है। प्रतियोगिता खत्म होने में बहुत कम समय बचा है और जियांग बेचैनी से गिलग्युम का इंतजार कर रही है। ठीक आखिरी पलों में जख्मी हालत में गिलग्युम वहां पहुंचती है। वो जियांग को वो रहस्यमयी सामग्री देती है जो असल में क्लैम्स यानी सीप होते हैं। जियांग तुरंत उन्हें अपनी डिश में डाल देती है। आगे प्रतियोगिता में बैठे लोग क्लैम्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जियांग देनजांग सूप में सीप क्यों डाल रही है। वो इसे एक और अजीब और बेवकूफ़ी भरी हरकत मानते हैं। रॉयल फिजिशियन यानी शाही हकीम भी चिंता जताता है कि इस तरह के अजीब कॉम्बिनेशन से सेहत खराब हो सकती है। राजा जियांग का बचाव करता है और कहता है कि नियमों को तोड़ना और किसी को खाने की कोशिश करने से पहले ही रोक देना गलत है। वो अपनी दादी से कहता है कि उन्हें जियांग के खाने को चखने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। राजा की बातों से साफ है कि उसे जियांग पर पूरा भरोसा है, जिससे ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। आगे समय समाप्त हो जाता है और सभी बावर्ची अपनी अपनी डिशेस पेश करते हैं। अब फैसला जजों यानी राजा, ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और रानी डोवेगर के हाथ में है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि अब सिर्फ स्वाद ही तय करेगा कि किसका हाथ बचेगा और कौन चीफ रॉयल कुक बनेगा। सबसे पहले कुक मेंग अपनी डिश इयो मांडू पेश करता है। ये एक पारंपरिक शाही व्यंजन है जिसे मछली के पतले स्लाइस में कीमा भरकर बनाया जाता है। राजा और रानियां इसे चख कर इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये बेहद नर्म और स्वादिष्ट होता है। हालांकि रानी को इसमें देनजांग का स्वाद न के बराबर लगता है, जो एक कमी थी। इसके बाद कुक इयम अपना मशहूर योनपोतांग पेश करता है। उसने इसे कीमती मशरूम और चिकन के शोरबे से बनाया है, जो बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट है। सब उसके भी बहुत तारीफ करते हैं। दोनों सीनियर बावर्ची अपनी अपनी डिशेस से जजेस को प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं। आगे अब जियांग की बारी आती है। वो एक बहुत ही साधारण दिखने वाला देनजांग सूप पेश करती है, जिसे देखकर सब थोड़ा निराश होते हैं। कॉन्सोर्ट कांग ताना मारती है कि क्या वो सिर्फ यही बना पाई है। जियांग आत्मविश्वास से कहती है कि ये एक खास देनजांग सूप है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर सूप चखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें सूप में वही ताज़ा और दिलकश स्वाद मिलता है जो उनकी माँ के हाथ के खाने में था। ये स्वाद उन्हें उनके बचपन की यादों में ले जाता है। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है। आगे जियांग बताती है कि उस ताजगी भरे स्वाद का राज क्लैम्स यानी सीप हैं, जो सेमजिन नदी के पास मिलते हैं, जहां रानी का बचपन बीता था। वो ये भी बताती है कि उसने सूप में पालक इसलिए डाला क्योंकि ये हड्डियों और खून की कमी के लिए अच्छा होता है, जो रानी की सेहत के लिए फायदेमंद है। उसने खाना ही दवा है कि सिद्धांत को अपनी डिश में शामिल किया था।
जियांग के विचारशील और स्वादिष्ट खाने से ग्रैंड रॉयल क्वीन डाओजर इतनी प्रभावित होती हैं कि वो उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देती हैं। राजा भी जियांग की तारीफ करता है। रानी सबके सामने ऐलान करती हैं कि आज से शाही रसोई की असली चीफ रॉयल कुक येओन जियांग है। जियांग की जीत के साथ ही एपिसोड का ये महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म होता है। जियांग ने प्रतियोगिता जीत ली है और उसे आधिकारिक तौर पर चीफ रॉयल कुक घोषित कर दिया गया है। जीत के बाद राजा ऐलान करता है कि अब हारने वालों को सजा देने का समय है। वो अपने जल्लादों को पुआल काटने वाली मशीन यानी हाथ काटने का औजार लाने का हुक्म देता है। कुक इयॉम और कुक मेंग डर के मारे कांपने लगते हैं। उन्हें मशीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है। जैसे ही जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, जियांग दौड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें रोक देती है। वो राजा से कहती है कि अगर उसने इन तजुर्बेकार बावर्चियों के हाथ काट दिए तो वो पूरी प्रतियोगिता का मजाक बना देगा। वो राजा के फैसले को सीधे तौर पर चुनौती देती है। जियांग राजा को याद दिलाती है कि प्रतियोगिता का विषय फिलियल पाइटी था। वो तर्क देती है कि जिन बावर्चियों ने सालों तक रानी की सेवा की है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, उन्हें सजा देना अनफिलियल यानी कर्तव्यहीन होगा। वो कहती है कि कुक का हाथ काटना उसे जान से मारने के बराबर है और सिर्फ एक प्रतियोगिता हारने की सजा मौत नहीं हो सकती। जियांग की बातों से प्रभावित होकर ग्रैंड रॉयल क्वीन डाओजर भी राजा से उन बावर्चियों को माफ करने की गुजारिश करती हैं। वो अपनी गलती मानते हुए कहती हैं कि उन्होंने ही यह प्रतियोगिता शुरू की थी। वो राजा को बताती हैं कि वो उसके पिता यानी दिवंगत राजा से नफरत करती थी क्योंकि वो शिकार के बहुत शौकीन थे और जियांग ने जब हिरन का मांस पकाया तो उन्हें गुस्सा आ गया था। रानी और जियांग की दलीलों के बाद राजा अपनी सजा बदल देता है। वो कुक इयॉम और कुक मेंग की जान बख्श देता है, लेकिन उन्हें एक नई सजा सुनाता है। अब से वो दोनों जियांग के अंडर काम करेंगे और उससे खाना बनाना सीखेंगे। ये उन दोनों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब राजा चला जाता है तो रानी और उनकी कोर्ट लेडीज राजा की माँ यानी दिवंगत रानी येओन की मौत के बारे में बात करती हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि रानी येओन की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें महल से निकालकर जहर दिया गया था और इस साजिश में ग्रैंड रॉयल क्वीन डाओजर और बाकी दरबारियों का हाथ था। उन्हें डर है कि कहीं राजा को ये सच पता न चल जाए। राजा अपने कमरे में होता है और उसे पता चलता है कि कॉन्सेट कॉन्ग ने ही गवर्नर होंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थीं। उसे यह भी पता चलता है कि कॉन्सेट कॉन्ग प्रतियोगिता के बाद सीधे अपने क्वार्टर जाहोंग वॉन चली गई है। राजा गुस्से में अपने चीफ यूनक को हुक्म देता है कि वो उसे तुरंत जाहोंग वॉन ले जाए। शाही रसोई में माहौल बदल गया है। कुक इयॉम और कुक मेंग जियांग का शुक्रिया अदा करते हैं। वो उसे पानी लाकर देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जियांग ये देखकर खुश होती है कि उसने अपनी जगह बना ली है। अब वो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि रसोई की सम्मानित मुखिया है। जियांग गिलगियम के सिर पर लगी चोट के बारे में पूछती है। गिलगियम बताती है कि जब वो क्लैम लेकर आ रही थी तो किसी ने उस पर हमला किया था, लेकिन तभी जेस्टर गोंगेल आकर उसने बचा लिया। ये सुनकर जियांग को शक होता है कि यह हमला कॉन्सेट कॉन्ग ने करवाया होगा और वो गोंगेल के बारे में सोचने लगती है। राजा कॉन्सेट कांग से नाराज होकर उसके क्वार्टर जाहोंग वॉन की तरफ निकल चुका है। कॉन्सेट कांग अपनी कोर्ट लेडीज के साथ जियांग के खिलाफ एक नया जाल बुन रही है। उसे लगता है कि जियांग किसी की जासूस है और उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। तभी राजा गुस्से में वहां पहुंचता है। कॉन्सेट कांग अनजान बनने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या वो उसके बारे में चिंतित होकर आया है। राजा सीधे मुद्दे पर आता है। वो कॉन्सेट कांग पर गवर्नर होंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाता है। कॉन्सेट कांग हैरान रह जाती है कि राजा को ये बात कैसे पता चली। राजा का गुस्सा देखकर वो समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। कॉन्सेट कांग खुद को बचाने के लिए राजा की मां की मौत का जिक्र छेड़ देती है। वो राजा को उसका बदला लेने का वादा याद दिलाती है और कहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में उसे एक अनजान ग्विन्यो के साथ उलझना नहीं चाहिए। अपनी मां का नाम सुनते ही राजा का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाता है। कॉन्सेट कांग राजा को और भड़काती है और उसकी मां की दुखद मौत के बारे में बात करती है। राजा ये सब सुनकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और कॉन्सेट कांग को उसकी मां के बारे में बात करने से मना करता है। ये सीन राजा के अंदर छिपे गहरे जख्म को दिखाता है। अचानक राजा को एक दौरा पड़ने लगता है। वो कांपने लगता है और उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये वही मानसिक स्थिति है जिसके जिक्र बावर्ची पहले कर रहे थे।
कॉन्सर्ट कांग उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे झटक देता है और अकेले रहने की मांग करता है। अगले दिन ग्रैंड प्रिंस जैसॉन यानी राजा का सौतेला भाई, वहीं जैसॉन उसे एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखता है। उसे लगता है कि जीयंग ऐसी रहस्यमय औरत राजा को उसके असली मकसद अपनी मां का बदला लेने से भटका रही है। वो दोनों राजा की आने वाली शारीरिक परीक्षा के बाद होने वाले भोज का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं ताकि जैसॉन खुद जीयंग को परख सके। ये सीन जैसॉन के असली इरादों को और गहरा दिखाता है। वो अपने गुप्त संगठन के लोगों से मिलता है जो राजा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो जंगल में हुए जानलेवा हमले के बारे में बात करते हैं और पता चलता है कि हमला करने वाला उन्हीं का आदमी था जिसने बिना इजाज़त के काम किया था। जैसॉन बहुत ही शांत और रणनीतिक दिमाग का व्यक्ति है। वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि वो उस हत्यारे को राजा से पहले ढूंढ निकालें ताकि उनका राज ना खुले। चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्ग जे जीयंग से उसके नए क्वार्टर में मिलने आता है। वो उसे कीमती गहने देता है और सलाह देता है कि वो राजा का दिल जीतने की कोशिश करे। वो चाहता है कि जीयंग उसकी बहन कॉन्सर्ट कांग की तरह राजा को अपने काबू में रखे। जीयंग और गिलगियम उसकी फ्लर्टिंग वाली बातें समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। जीयंग की इस बेफिक्री पर इम सॉन्ग जे को गुस्सा आ जाता है और वो एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है, क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो? क्या तुम नहीं जानती कि महामहिम तुम्हारी रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर जीयंग को पहली बार एहसास होता है कि उसकी जान वाकई में खतरे में है। जीयंग चीफ रॉयल कुक के तौर पर अपना पहला शाही भोजन बनाने के लिए रसोई में होती है। तभी यूनक यून दौड़ता हुआ आता है और बुरी खबर देता है। वो बताता है कि राजा का कॉन्सर्ट कांग के निवास यानी जाहोंग वोन में बहुत बुरा झगड़ा हुआ है और उन्हें भयानक दौरा पड़ा है। वो चेतावनी देता है कि राजा इस समय बहुत खतरनाक और अस्थिर है और आज रात खाना परोसने वाले की जान भी जा सकती है। रसोई में दहशत फैल जाती है। शाही रसोई में ये खबर फैल चुकी है कि राजा को दौरा पड़ा है और वो बहुत गुस्से में है, जिससे सब डरे हुए हैं। रसोई में मौजूद बावर्ची राजा के दौरे के बारे में बात करते हैं। वो याद करते हैं कि जब राजा को ऐसा दौरा पड़ता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। वो चीजें फेंकता है, चिल्लाता है और कहता है कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि ऐसे समय में सिर्फ कॉन्सर्ट कांग ही है जो राजा को शांत कर पाती है। जी यंग अपने कमरे में बैठी राजा के बारे में सोच रही हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि राजा का अत्याचारी व्यवहार और अजीब दौरे शायद उसके अंदर छिपे किसी गहरे दर्द का नतीजा है, जो उसकी माँ की दुखद मौत से जुड़ा है। वह सिर्फ एक अत्याचारी को नहीं, बल्कि एक घायल दिल वाले इंसान को देखती है। ये सोचकर वो फैसला करती है कि वो आज रात राजा के लिए कोई शाही पकवान नहीं, बल्कि सांत्वना देने वाला भोजन बनाएगी, यानी कंफर्ट फूड। जी यंग शाही रसोई में वापस आती है और एक लीडर की तरह सबको निर्देश देती है। वो अपनी टीम, जिसमें अब कुक ईरोम और मेंग भी शामिल हैं, को बताती है कि उन्हें क्या क्या तैयार करना है। ये पहली बार है जब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी रसोई को एक टीम के रूप में निर्देशित कर रही है। सब उसकी बात मानते हैं और काम में जुट जाते हैं। राजा अपने कमरे में अकेला और परेशान बैठा है। वो गुस्से में अपने सभी सेवकों और कोर्ट लेडीज को बाहर निकाल देता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तभी जी यंग खाना लेकर अंदर आती है। राजा उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सबको बाहर जाने का हुक्म दिया था। राजा जी यंग से पूछता है कि उसने इस बार क्या बनाया है। जी यंग आत्मविश्वास से अपनी डिश का नाम बताती है, डेंजांग पास्ता। ये सुनकर राजा और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने दिन में हुई प्रतियोगिता में पहले ही डेंजांग से बनी डिश खाई थी। राजा गुस्से में चिल्लाता है कि जी यंग उसकी बेइज्जती कर रही है, लेकिन जी यंग डरने के बजाय उसे समझाती है कि पास्ता एक अलग चीज है और ये डिश वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो सोच रहा है। राजा को पास्ता शब्द बोलने में भी मुश्किल होती है, जिससे सीन में थोड़ी कॉमेडी आती है। राजा गुस्से में खाना खाने से मना कर देता है। जी यंग देखती है कि वो नशे और गुस्से में ठीक से चॉपस्टिक्स भी नहीं पकड़ पा रहा है। वो एक बहुत ही साहसी कदम उठाती है। वो खुद नूडल्स को कांटे की तरह लपेटकर राजा के मुंह के आगे कर देती है। ये शाही प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था, लेकिन ये एक बहुत ही निजी और देखभाल वाला पल था। राजा जी यंग की इस हरकत से चौंक जाता है, लेकिन वो पास्ता खा लेता है। खाते ही उसका गुस्सा शांत होने लगता है।
वो उस डिश के अनोखे और आरामदायक स्वाद में खो जाता है। उसे डेंजांग का नमकीनपन, क्रीम की मिठास और नूडल्स का स्वाद एक साथ महसूस होता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। जी यंग बताती है कि ये पास्ता उसके पापा तब बनाते थे जब वो दुखी होती थी। ये सुनकर राजा भी थोड़ा भावुक हो जाता है। वो जी यंग से उसकी माँ के बारे में पूछता है। जी यंग बताती है कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थीं। पहली बार वो दोनों एक दूसरे से दो ऐसे इंसानों की तरह बात करते हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया है और जो बहुत अकेले हैं। राजा जी यंग की भविष्य से आने वाली बात का मजाक उड़ाते हुए उसे उसके पिता को ढूंढने में मदद करने का ऑफर देता है। जी यंग फिर से कहती है कि उसका वापस जाने का रास्ता सिर्फ उसका हैंडबैग है, जिसमें मांगुन रोक नाम की किताब है। ये सुनकर राजा एक शर्त रखता है। ठीक है, तुम मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताओ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा और तुम्हारा वो बंडल ढूंढने में मदद करूंगा। जियोंग राजा को उसके भविष्य के बारे में बताने लगती है। वो उसे चेतावनी देती है कि उसे इस साल ब्लू बंदर का वर्ष बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ साजिश करेंगे। वो उसे गैप्सन लिटरेरी पर्ज के बारे में बताने की कोशिश करती है, जो इतिहास की एक बड़ी घटना है, लेकिन सीधे तौर पर सब कुछ नहीं बताती। राजा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता जरूर दिखती है। ये सीन राजा के अकेलेपन को दिखाता है। वो जियोंग के जाने के बाद उस किताब मांगुन रोक के बारे में सोचता है। उसे ये नाम बहुत अजीब लगता है। वो इसके मतलब बादलों के लिए तरसना पर विचार करता है। दूसरी तरफ जियोंग को भी पता चलता है कि उसकी किताब का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरा मतलब रखता है। ये किताब कहानी का एक सेंट्रल मिस्ट्री बन जाती है। अगला सीन सीधे उस गुप्त मुलाकात पर जाता है जहां राजा को अपनी मां की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स मिलने वाले थे, लेकिन वहां उसे प्रिंसिपल यी जंग यून की लाश मिलती है, जिसने वो रिकॉर्ड्स लाए थे। उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ फंसाया गया है। तभी एक नकाबपोश हत्यारा उस पर हमला कर देता है। राजा और उस नकाबपोश हत्यारे के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। हत्यारा बहुत ही माहिर होता है, लेकिन राजा भी एक कुशल योद्धा है। लड़ाई के दौरान राजा हत्यारे के हाथ पर एक गहरा घाव कर देता है। हत्यारा भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब राजा के पास एक सुराग है। उसके दुश्मन के हाथ पर एक जख्म का निशान है। राजा को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला है और महल में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसे शक होता है कि उसकी मां की मौत में शामिल हर व्यक्ति इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। वो दुखी और गुस्से में होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उस हत्यारे को ढूंढ निकालने और अपनी मां का बदला लेने का एक नया संकल्प लेता है। ये एपिसोड का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीन है। राजा अपने कमरे में वापस आता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है ताकि वो अपने दर्द को भुला सके। वो इतना नशे में होता है कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहता। चीफ यूनक उसे संभाल नहीं पाता। तभी चीफ रॉयल कुक के तौर पर जी यंग राजा के लिए देर रात का खाना जुआनसंग लेकर आती है। वो राजा को नशे में धुत और बुरे हालत में देखकर हैरान रह जाती है। राजा नशे में उसे देखता है और बस इतना कहता है, तुम यहाँ हो। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। राजा अचानक जियंग की तरफ झुकता है और अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। वो एक बच्चे की तरफ वल्नरेबल और टूटा हुआ लग रहा होता है। वो धीरे से कहता है, बस ऐसे ही रहो, बस थोड़ी देर के लिए। जियंग इस अचानक हुई हरकत से चौंक जाती है और असहज महसूस करती है, लेकिन वो उसे हटाती नहीं है। लेकिन राजा उसे अचानक किस कर लेता है। ये सीन तो बहुत ही रोमांचक होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसमें राजा नशे में जियंग को किस कर रहा होता है और जियंग हैरान है। अगली सुबह क्या होगा? क्या राजा को ये रात याद रहेगी और इस घटना का उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।